नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये है सेकंड वीडियो हमारा और ये है एचपीएससी पीजीटी से रिलेटेड है। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से आप प्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि पहली स्टेज का जो टेस्ट है जिसको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपको 25% यानी कि 25 नंबर लेने होते हैं, उसकी तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्री टेस्ट आपने क्लियर कर लिया तो मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री होने के बाद मेन में आप आएंगे तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो आपको ये समझनी है कि मेन को करेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 35% मार्क्स लेने होंगे, 35% नंबर आपको लेने होंगे। और ये टेस्ट 150 नंबर का है तो 35% में इसलिए बोल रहा हूं, 35 नंबर नहीं। तो 35% आपको लेने होंगे 150 में से। और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके नंबर आपके इंटरव्यू में जुड़ेंगे, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके इस रिटन टेस्ट के ऊपर। और हो सकता है कई सारे हमारे दोस्त इस प्रकार से ब्लेम करेंगे कि इंटरव्यू के अंदर अप्रोच लगती है, कम ज्यादा नंबर लग सकते हैं, परंतु वहां तो हो सकता है इंटरव्यू बेस पे आपके लगे, परंतु रिटन टेस्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है उसके मार्क्स आएंगे। जिस प्रकार से आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी उसी प्रकार से बेहतरीन आपका रिजल्ट होगा और उसी प्रकार से बेहतरीन आपके मार्क्स आएंगे और वो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा योगदान करेंगे, बहुत ज्यादा उसकी देन होगी। तो इस मेन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है इसको बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा, तभी आप बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ला पाएंगे। तो आइए दोस्तों इसको पूरा देखते हैं। पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि अभी तो हमारा प्री भी नहीं हुआ, अभी तो हमारे एचपीएससी की डेट भी अनाउंस नहीं हुई पीजीटी से रिलेटेड, और मैं वीडियो बना रहा हूं कि मेन को किस प्रकार से आपको क्रैक करना है। देखिए दोस्तों, क्योंकि प्री और मेन काफी कुछ डिपेंड करता है आपका कि आपकी तैयारी कैसी है। देखिए प्री के अंदर बात करें, पहले टेस्ट के अंदर बात करें तो उसके अंदर सब्जेक्ट के अलावा कई सारे और भी हैं, जैसे जनरल नॉलेज भी आएगा उसके अंदर और फिर हरियाणा जीके वगैरह ये चीजें भी उसके अंदर शामिल होंगी। परंतु जो मेन है वो सिर्फ आपका सब्जेक्ट का होगा और जो आप सब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे उसमें से ही आपका प्री का आएगा। मतलब आज आप यदि मेन की तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा उसका योगदान रहेगा आपके प्री टेस्ट में, यानी कि पहले टेस्ट में भी, क्योंकि मेन तो आपका डिपेंड करेगा ही इस तैयारी पे, परंतु प्री के जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, उसका जो विजुअलाइजेशन है वो सारा का सारा इस मेन टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी होगी। तो प्री और मेन दोनों की तैयारी इकट्ठी ही की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप प्री की अलग तैयारी कर सकते हैं और मेन की अलग कर सकते हैं। जब आप मेन की तैयारी करेंगे तभी आपकी प्री की तैयारी अच्छी होगी। तो आइए इसको देखते हैं, पॉइंट वाइज इसको समझते हैं कि कैसे आपको मेन की तैयारी करनी है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। और हमारा जो पहला पॉइंट है वो सिलेबस का। देखिए आपने यदि पहले हमारी वीडियो देखी है तो उसमें भी आपने देख लिया होगा कि सिलेबस को सबसे पहले हमने पिन पॉइंट किया था, इंपॉर्टेंट बताया था। यहाँ भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपको तुरंत ही एचपीएससी की साइट पर जाना है, इसको डाउनलोड करना है। स्क्रीन के ऊपर भी आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी टेबल पे, या तो आप अपने टेबल पे रख ले, अपनी दीवार पे लगा ले, अपने बोर्ड पे लगा ले, कहीं भी उसको लगा लें। सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखना, अपने सामने रखना है, क्योंकि सिलेबस के माध्यम से आप जो भी आपके टॉपिक है उनको आप कवर कर सकते हैं। और मेन के अंदर ये खास दिक्कत आती है कि सारे टॉपिक आपके कवर नहीं होते हैं, तो इसलिए सिलेबस को रखना आपके सामने जरूरी होता है। उसी के माध्यम से आपको तैयारी करनी है, उसे बार बार देखना है कौन सा टॉपिक आपका छूट गया, कौन सा आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, और प्री के अंदर भी यही था और इसके अंदर भी मैंने, बाकी सारे पॉइंट अलग हैं परंतु स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि स्टडी मटेरियल के बगैर आप आगे नहीं बढ़े। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करें, अपनी टेबल पे रखें, फिर तैयारी करना शुरू करें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। और चाहे आपके हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे आपकी बुक हो, एनसीईआरटी की किताब हो, कहीं भी हो,
आपको स्टडी मटेरियल अपनी टेबल पे रखना है और फिर आपको तैयारी करनी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टास्क आपको तैयारी करने से पहले ही करने हैं कि सिलेबस आपका आपके टेबल पे हो, स्टडी मटेरियल आपका आपकी टेबल पे हो, तभी आपको तैयारी करनी शुरू करनी है। दोस्तों देखते हैं तीसरे पॉइंट को। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो हमारा है ना वो है स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। सबसे पहले क्या है कि जब हम मेन की तैयारी करते हैं तो हमें अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है। मैं सबको, सभी जितने हमारे भाई बहन हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की बुक को जरूर पढ़ें। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें, पेन लेके उसको अंडरलाइन कर लें, काली कर लें बुक को। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक और वो साफ पड़ी है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं आपने किया, तो निश्चित तौर से आपने स्टडी भी नहीं की है। एनसीईआरटी के हर पेज पे, हर लाइन पे आपके मार्क हो। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है, उसे आप अंडरलाइन कर ले, नोट कर ले, रिमार्क कर ले कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, और उसके कंसेप्ट को समझे। हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको बड़े अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की बुक है उसे जरूर पढ़े। परंतु कौन से लेवल की, ये हमारे मन में क्वेश्चन जरूर होगा कि छठी से हमारे सब्जेक्ट की बुक शुरू हो जाती है, +2 तक जाती है, तो हम किसकी पढ़ें? जैसे कॉमर्स की बात करें तो 11th और 12th उनके लिए इंपॉर्टेंट है बस। यदि बात करें बाकी सब्जेक्ट की तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि 11th 12th की तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, 9वीं 10वीं की भी पढ़नी है। और यदि आपकी फाउंडेशन वीक है तो छठी क्लास से ही आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है। आपके पास टाइम है, छठी क्लास से 12वीं तक की आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, एनसीईआरटी की किताबों को मत छोड़ें, सारी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें जो आपके सब्जेक्ट से कंसर्न रखती हैं। अपने फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों ये है हमारा अगला पॉइंट और ये स्टैंडर्ड बुक से रिलेटेड है। देखिए, एक पहले वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक किताब को 10 बार पढ़ना अच्छा बनता है 10 किताबों को एक बार पढ़ने की बजाय। परंतु बात यह कि आपके पास स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक से मतलब ये है कि उसका मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत तैयारी कर लें, ऐसा नहीं है कि आप कोई वीक किताब उठा के देख लें। उस बात पे मत जाएं कि आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आती है वगैरह वगैरह। बाकी इस बात पे जाएं कि रिकमेंडेड मटेरियल किसका है, स्टैंडर्डाइज मटेरियल किसका है, अच्छा मटेरियल आपको कौन सी बुक से मिलेगा, वहीं से आपको तैयारी करनी है और उस तैयारी पे फोकस करना है। मतलब क्या है कि बार बार उस किताब को पढ़ना है, उसके पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उनको नोट डाउन करना है और उन पॉइंट्स को आपको बार बार लिख के भी देखना है। तो स्टैंडर्ड बुक पे आप जरूर जाएं और बार बार उस किताब को पढ़ें, तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी। दोस्तों हमारा जो ये पॉइंट है ये है प्रैक्टिस का, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं सकते। कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको 10 साल हो गए हैं इसकी प्रैक्टिस किए हुए। कई हमारे दोस्त ऐसे मिलेंगे जिनको 2-3 साल हुए होंगे, परंतु जिनको काफी लंबा समय हो गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आपने राइट करके देखा ही नहीं है। यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आपको वो भी टिक मार्क करना होता है। सबके सब मोस्ट प्रोबेबली आजकल ना सारे टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, सब्जेक्टिव आता ही नहीं है। तो ये सब्जेक्टिव की तैयारी आपको करनी है। जो हमारे दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो तैयारी करते रहे हैं, वो लिख के भी देखते रहे हैं, परंतु आप इस बात को समझिए कि यदि आप उसकी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप सब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए अपने दिमाग को ट्रेंड कर चुके हैं। आपकी राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा खराब है, या फिर मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। और जब आप पेपर में बैठेंगे, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो निश्चित तौर से आपको प्रॉब्लम आएगी। आपका हाथ दुखेगा, यहां से दर्द हो सकता है, यहां से दर्द हो सकता है, आपका हाथ, आपकी कलाई, आपका कंधा दुखने लग सकता है। तो इसलिए आज के दिन ये जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पुट कीजिएगा और क्वेश्चन से लिख के देखिएगा। अब आधा घंटा लिख के देखेंगे, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, क्योंकि समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। प्री टेस्ट में आपको 2 घंटे का समय है और यहाँ पे मेन टेस्ट के अंदर आपको 3 घंटे का समय है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप क्वेश्चन लिखते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो संभावना जताई जा रही है वो जताई जा रही है कि आपके 15 क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के, और ये भी हो सकता है कि 15 नंबर के 10 क्वेश्चन हो।
दोनों में से एक फिगर तो हो ही सकती है। तो कोई सी भी फिगर हो, चाहे आपके क्वेश्चन 10 हो या क्वेश्चन आपके 15 हो, लिखना तो आपको पड़ेगा ही। और लिखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये गलत कहावत नहीं है। प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि तभी आप मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। दोस्तों ये फार्मूला है 7+5+3 का, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये हालांकि कुछ मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं कह सकते इसको, नया 1-2 साल से ही आया है। एक्चुअल में ये क्या है कि 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इसको तय किया गया है। अब 10 नंबर के हिसाब से तय किया गया है तो इसको आप समझिए कि कैसे इसके अंदर है। एक क्वेश्चन पे आप 7 मिनट लीजिएगा। मतलब बात यह है कि 10 नंबर का आप क्वेश्चन लिखते हैं तो 150 वर्ड के अंदर वो होना चाहिए। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो 250 वर्ड तक ये होना चाहिए। परंतु यहाँ पे 7 का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन पे आप 7 मिनट लीजिएगा। अब 7 मिनट लीजिएगा तो 10 क्वेश्चन हैं आपके, तो कितने मिनट हुए? 70 मिनट। परंतु 10 नहीं 15 क्वेश्चन आएंगे। और ये जनरली हम 7+5+3 का इसलिए कहते हैं कि यदि आप इस प्रकार से डिवीजन करके चलेंगे तो फिर भी आपके पास क्या होता है कि कुछ समय बच सकता है, जिसके अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और बेहतरीन अपने पेपर को लिख सकते हैं। और कुछ हमारे मिनट हैं वो जब 7 मिनट निर्धारित करते हैं तो वो उसमें 1 या 2 प्लस हो ही जाती है। तो इस 7 का फॉर्मूला ये है कि 7 मिनट आप क्वेश्चन को लीजिए। 5 का मतलब है 5 पॉइंट्स आप उसके अंदर लिखिएगा, उसको एलाबोरेट कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। और 3 का मतलब है 3 डायमेंशन आप जरूर लिखिएगा। 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि व्हाट, हाउ और व्हाई के बारे में जरूर लिखिए। फिर उसके बारे में दूसरी डायमेंशन ये है कि उसके कंसेप्ट को एलाबोरेट कीजिएगा। और तीसरी बात ये है कि कंक्लूजन आप जरूर लिखिएगा। तो इस प्रकार से ये 7+5+3 का फार्मूला आपके सामने है। तो 753 के फार्मूले को जरूर यूज कीजिएगा। इससे काफी हेल्प आपको मिलेगी मेन के अंदर और आप अपने मेन को क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। और ये है दोस्तों वर्ड लिमिट का। हालांकि वर्ड लिमिट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि 753 में 753 में इसका मतलब क्या है कि 10 क्वेश्चन ये आते हैं आपके, या फिर 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके अंदर वर्ड लिमिट की एक बात है। वर्ड लिमिट की बात करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड आपके होने चाहिए। और यदि 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 250 वर्ड आपके होने चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आप पेपर में बैठ के गिन नहीं सकते, ये आपको पता चल जाएगा अपनी लाइनों से। और ये आप पहले जब प्रैक्टिस करेंगे, पेपर की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो तब आपको ये पता चल जाएगा। तो आंसर शीट पे बैठ के प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा और तब अपनी वर्ड लिमिट्स को आप लिमिटेड कर सकते हैं। दोस्तों ये है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये है डायग्राम का, मैप का या फिर मॉडल का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यदि आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं तो आपको डायग्राम, यदि आपका साइंटिफिक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, या फिर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो यदि आप डायग्राम बना सकते हैं तो दैट्स वेरी नाइस। और यदि आपको मैप की हेल्प है, जैसे ज्योग्राफी के अंदर पर्टिकुलरली, हिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली, तो वहां पे आप मैप की भी हेल्प जरूर लीजिएगा। मैप आप बहुत हाथ से ड्रॉ करना सीख जाइएगा और उस प्रकार से, मतलब एक अजीब सा हाथ से जब आप ड्रा करते हैं ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेकार हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा परफेक्ट आप नहीं बना सकते, परंतु वो जैसे आपने मान के चलिए कि इंडिया का मैप बनाया तो इंडिया जैसा वो दिखना जरूर चाहिए। कई बार इतना खराब हम बना देते हैं कि उसका पता ही नहीं चलता इंडिया है बांग्लादेश है। तो ऐसा मैप आप जरूर ड्रा करना सीख लें कि जिससे पता चल जाए कि ये इंडिया का मैप है। और मैप को, डायग्राम को आप हाथ से बनाएं और बेहतरीन ढंग से बनाएं, तो तभी आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। यदि मॉडल की आपको जरूरत है, कोई मॉडल आपको बनाना है, तो उस मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी प्रकार पाई डायग्राम वगैरह बनाना है वो बना सकते हैं। ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन यदि आप कर सकते हैं एक पिक्टोरियल मेथड के माध्यम से, तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे और वो मार्क्स आपको पता है कि सिलेक्शन में काफी हेल्प करेंगे। तो इस बात को नहीं भूलना है कि आपको डायग्राम यदि जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो वो बनाएं। मैप की रिक्वायरमेंट है तो मैप को यहाँ पे जरूर बनाएं। दोस्तों ये 8 पॉइंट मैंने कवर किए हैं आपके मेन एग्जाम से रिलेटेड। देखिए एक बात मैं आपको फिर कहता हूं कि मोटिवेशन को बनाए रखें, गेम में जरूर बने रहें, गेम से आउट ही मत हो जाएं। पता नहीं किस्मत में क्या लिख रखा है, तो यदि
आपकी किस्मत में लिख रखा है तो निश्चित तौर से आप जॉब पे आएंगे। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, अच्छे मोटिवेशन के साथ तैयारी कीजिएगा। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।